आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी। और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। इस चर्चा को शुरू करने के लिए ना सबसे पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए। दुबई के एक अमेज़न वेयरहाउस में दिन भर डब्बे पैक करने वाला एक 20 साल का आमजा नौजवान है। अच्छा। और अचानक उसे अपने फोन पर एक अनजान नंबर से ऐसी पेशकश मिलती है जो मतलब उसे रातों रात अमीर बना सकती है। उसे लगता है कि वो किसी बड़े धार्मिक मकसद के लिए चुना गया है और उसके बदले उसे लगभग 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। उसे बस सियालकोट जाकर एक शख्स पर गोली चलानी है। बाप रे, 1.5 मिलियन! ये तो किसी सस्पेंस नॉवेल के प्लॉट जैसा लग रहा है। वही तो, पर ये किसी नॉवेल का प्लॉट नहीं है। ये एक नए तरीके के युद्ध का बिल्कुल असली और खौफनाक चेहरा है जो इस वक्त ठीक हमारे पड़ोस में चल रहा है। सही बात है। ये वही घटनाएं हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और पीओके के अंदर एक भारी रहस्य खड़ा कर दिया है। अगर हम देखें ना, द इकोनॉमिक टाइम्स, द गार्डियन, अल जजीरा, स्वराज्य और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF, इन सब के विस्तृत रिपोर्ट्स को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बेहद उलझा हुआ जाल सामने आता है। हाँ, और ये जाल कैसा है कि आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर्स अचानक से उन्हीं सुरक्षित ठिकानों में मारे जा रहे हैं जहां वो दशकों से छुपे बैठे थे। बिल्कुल। और देखिए, आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य उत्साह और जिज्ञासा के साथ उन्हीं घटनाओं के पीछे के मैकेनिज्म को समझना है। और यहाँ शुरुआत में ही स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम इन अंतर्राष्ट्रीय दावेदारियों और आरोप प्रत्यारोप का सिर्फ निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा, यानी चर्चा में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ उपलब्ध तथ्यों के जरिए इस धूमिल पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली। तो इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए ना सबसे पहले जमीन पर हो रही घटनाओं के तरीके पर गौर करना होगा। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई बड़े आतंकी कमांडर्स ठीक एक ही तरीके से निशाना बनाए गए हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर में होता है ना, जहां एक एक करके बड़े अपराधियों को कोई अनजान शख्स निशाना बना रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इनमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उदाहरण ज़ाहुर मिस्त्री का है। ये शख्स IC-814 फ्लाइट हाईजैक में शामिल था। वो अपनी पहचान पूरी तरह बदलकर एक नया नाम रखकर कराची में चुपचाप एक फर्नीचर वेयरहाउस चला रहा था। मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी को उस पे शक होने का सवाल ही नहीं उठता। राइट, वही ना। लेकिन वहां 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल करीब से उसे गोली मारकर निकल जाते हैं। और ज़ाहुर मिस्त्री के साथ साथ शाहिद लतीफ़ का मामला भी गौर करने लायक है। वेट, शाहिद लतीफ़? ये वही है ना जो पठानकोट हमले से जुड़ा था? हाँ, लतीफ़ 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड था। सियालकोट की एक मस्जिद में उसे भी अनजान बंदूकधारियों ने गोली मारी। इसके अलावा अमीर हमजा, जो लश्कर का संस्थापक सदस्य था, उसे लाहौर में निशाना बनाया गया, हालांकि वो बच गया। ओह, अच्छा। और ख्वाजा शाहिद, जो 2018 के सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड था, उसका तो सर कटा हुआ शव पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मिला था। और एक और नाम है परमजीत सिंह पंजवर, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ, जिसे लाहौर में सुबह की सैर के दौरान मारा गया। बाप रे, मतलब सीधे बेहेडिंग और पॉइंट ब्लैंक शूटिंग्स। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, इन सभी घटनाओं में हमलावर एक ही तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो हमेशा मोटरसाइकिल पर सवार अनजान बंदूकधारी होते हैं। अचानक से हमला और फिर बिना कुछ सुराग छोड़े गायब। सही पकड़ा। इन हत्याओं के बाद जमीन पर कोई ठोस जानकारी पब्लिक नहीं होती। बस खबरों में एक ही टर्म इस्तेमाल होता है, अनजान बंदूकधारी। पर यहाँ पर ना एक लॉजिकल गैप मुझे दिख रहा है। अगर ये आतंकी एक सुरक्षित देश में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहे थे, तो आम स्थानीय अपराधी इन तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं? इनके इर्द गिर्द कड़ी सिक्योरिटी होती है ना। कोई तो है जो इस पूरे सुरक्षा चक्र को इतनी तेजी से तोड़ा है। एक आम अपराधी खुद से ये इंटेलिजेंस इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि द गार्डियन के विस्तृत रिपोर्ट और कुछ पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की दावेदारियां इसका एक पूरा नया फ्रेमवर्क पेश करती हैं।
उनका दावा है कि 2019 पुलवामा हमले के बाद एक बड़ा बदलाव आया। अच्छा, किस तरह का बदलाव? रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई में बैठे स्लीपर सेल्स इन हमलों को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसमें सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि ऑपरेशन कहाँ से चल रहा है, बल्कि ये है कि हमलावरों को मेंटली कैसे तैयार किया जा रहा है। इसे रिलीजियस मेथड या धार्मिक तरीका नाम दिया गया है। रिलीजियस मेथड यानी धर्म का सहारा लेकर ब्रेन वॉश करना। एग्जैक्टली। एक लोकल गरीब अपराधी को ये बताया ही नहीं जाता कि वो असल में किसके लिए काम कर रहा है। उसे कटआउट्स के जरिए ऑपरेट किया जाता है। जमीन पर गोली चलाने वाले का और सबसे ऊपर ऑर्डर देने वाले का कभी कोई सीधा संपर्क नहीं होता। हाँ, और वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाला खेल इस सिस्टम को और रहस्यमयी बना देता है। जैसे लश्कर कमांडर रियाज अहमद के मामले में हुआ था। एक 20 साल के लड़के को टेलीग्राम चैनल के जरिए भर्ती किया गया, जो दिखने में बिल्कुल आईएसएस या तालिबान का लगता था। बिल्कुल। उस लड़के को पूरी तरह धोखे में रखा गया। उसे ये समझाया गया कि रियाज अहमद एक काफिर है। उसने मस्जिद में गोली चला दी, ये विश्वास रखते हुए कि वो कोई पवित्र काम कर रहा है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका बॉस यूएई में बैठा एक अनजान हैंडलर था। ये तो सच में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनिपुलेशन है। और इस मैनिपुलेशन का एक और पहलू ज़ाहुर मिस्ट्री के केस में देखा। हैंडलर ने टारगेट कंफर्म करने के लिए एक फेक जर्नलिस्ट का रूप धारण किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की पत्रकार बनकर उसने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और लोकेशन कंफर्म होते ही शूटर्स भेज दिए गए। दूसरी तरफ वो अमेज़न वेयरहाउस वर्कर वाले केस में मैनिपुलेशन आर्थिक था, लाखों रुपए का लालच देकर। और जैसा आपने पहले कहा, इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में इन सभी ऑपरेशंस का आरोप सीधे तौर पर भारत पर लगाया गया है। लेकिन इन आरोपों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र और स्पष्ट रही है। भारत ने इन दावेदारियों को सिरे से खारिज किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को सीधे तौर पर झूठा और भारत विरोधी दुष्प्रचार बताया है। बिल्कुल। विदेश मंत्री का हवाला देते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि दूसरे देशों में टारगेटेड किलिंग्स करना भारत सरकार की नीति नहीं है। तो हमारे सामने दो अलग अलग पक्ष हैं, एक तरफ पाकिस्तानी दावे और दूसरी तरफ भारत का सख्त खंडन। सही बात है, पर देखिए यहाँ आकर मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई बाहरी देश ही हो? वेट, तो आप कह रही कि ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है? अगर इसको एक कॉर्पोरेट कंपनी के हॉस्टाइल टेकओवर जैसा समझें, जहां बोर्ड मीटिंग्स की जगह गोलियों का इस्तेमाल हो रहा है। वही तो मंदी कंट्रोल की एक तगड़ी रिपोर्ट इसी थ्योरी को समझाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लश्कर-ए-ताइबा जैसे संगठनों के अंदर चल रहा एक खौफनाक सक्सेशन बैटल यानी उत्तराधिकार का युद्ध हो सकता है। सक्सेशन बैटल यानी जब टॉप बॉस कमजोर हो जाए, जैसे हाफिज सईद अब काफी उम्रदराज और प्रभावहीन हो चुका है। एग्जैक्टली। हाफिज सईद के बाद संगठन की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर टकराव चल रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाफिज सईद का बेटा तल्हा कंट्रोल लेना चाहता है, लेकिन पुराने नेता इसके खिलाफ है। आतंकी संगठनों में नेता वही बनता है जिसने जमीन पर खून बहाया हो। इसका नतीजा ये होता है कि एक गुट दूसरे की हिटलिस्ट तैयार कर लेता है। ये थ्योरी काफी सॉलिड लगती है, क्योंकि अगर हमला करवाने वाला इनसाइडर है तो बाहरी इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे पहले से पता होता है कि टारगेट किस वक्त किस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। सिक्योरिटी ब्रीच करना सबसे आसान काम हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ गैंगलैंड राइवलरीज यानी गैंग्स की आपसी दुश्मनी का एंगल भी है। स्वराज्य की रिपोर्ट कनाडा में सुखदूल सिंह की हत्या का उदाहरण देती है। उसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। अच्छा, मतलब हर हत्या के पीछे अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स नहीं होती, आपसी दुश्मनी भी बड़ा कारण हो सकती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हम सिर्फ गोलियों और बंदूकधारियों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति को जियोपॉलिटिक्स में कहते क्या हैं? अगर हम इस मुद्दे को बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें ना, तो ओआरएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी स्थिति को ग्रे जोन वॉरफेयर या GWZ कहा जाता है। ग्रे जोन वॉरफेयर, ये टर्म आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। ये एग्जैक्टली है क्या? ये शांति और खुली जंग के ठीक बीच का वो धुंधला हिस्सा है, जहां देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर वॉर या युद्ध नहीं करते। इसमें ना डिनायबिलिटी यानी जवाबदेही से बच निकलने का मौका सबसे बड़ा हथियार होता है। वाह! और पता है, कौटिल्य ने प्राचीन भारत में अपने अर्थशास्त्र में इसे तुष्णीम युद्ध यानी साइलेंट वॉर का नाम दिया था। यानी खामोश युद्ध, जहां सेना नहीं बल्कि खुफिया चारों और अफवाहों का सहारा लिया जाता है।
ये देखना बेहद हैरत अंगेज है कि वो कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, और आज इस खामोश युद्ध के हथियार और आधुनिक हो गए हैं। ORF की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ इस ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल। पाकिस्तान पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स भेजकर हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है। सही बात है, ड्रोन सस्ते होते हैं और रेडार पर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इनका मकसद सरहद पर सीधी टक्कर नहीं, बल्कि नशे के जरिए समाज को अंदर से खोखला करना है। और सिर्फ जमीन तक नहीं, साइबर स्पेस में भी ये वॉरफेयर चल रहा है। एब्सोल्युटली। साइबर अटैक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़े टूल्स बन चुके हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाए गए डीप फेक वीडियोस। पिछले कुछ वक्त में कितने ही ऐसे फेक वीडियोस फैलाए गए जिनका मकसद सिर्फ भ्रामक जानकारी फैलाना था। बिल्कुल, और स्पेस टेक्नोलॉजी भी इस JCW नेक्सस का बड़ा हिस्सा है। चाइना ने अपना बेडू नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है और अब वो पाकिस्तान को इसका एक्सेस दे रहा है। हाल ही में चाइना की मदद से पाकिस्तान ने पाकसेट MM1 सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। इनकी मदद से पाकिस्तान अपने ड्रोन्स और प्रॉक्सी आतंकियों को बिना किसी पश्चिमी रुकावट के ऑपरेट कर सकता है। ये तो सच में एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस तुश्नीम युद्ध या खामोश युद्ध के लिए तैयार है? देखिए, भारत भी अब खुद को इसके लिए तैयार कर रहा है। ORF रिपोर्ट के अनुसार सर्टेन NTRO और डिफेंस साइबर एजेंसी के माध्यम से सर्वेलियंस और डिफेंस मैकेनिज्म्स को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट ये भी मानती है कि भारत को अभी और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। तो इन सभी बातों का हमारे आम सुनने वालों से क्या लेना देना है? आज के दौर में ना, युद्ध सिर्फ सरहदों पर फौजियों के बीच नहीं लड़े जाते। ये युद्ध इंटरनेट पर, सोशल मीडिया नैरेटिव्स में और आम खबरों के पीछे छुपी साजिशों में लड़े जा रहे हैं। सही बात है। किसी के लिए भी ये समझना जरूरी है ताकि वो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का शिकार ना हो। जब सोसाइटी को समझ आएगा कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तभी वो इन चीज़ों से खुद को बचा पाएंगे। बिल्कुल। और इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आने वाले कल के युद्ध परछाइयों में, इन द शैडोज लड़े जाएंगे, जहां हमेशा ये कहने की गुंजाइश रहेगी कि हमने नहीं किया, तो आम लोगों को कभी कैसे पता चलेगा कि आखिर सच क्या है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस सवाल को यहीं हवा में छोड़ते हुए दर्शकों से यही गुजारिश है कि अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। आज की चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।